हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, कौन सा? बोर्ड चमक ज्यादा रहा है? ऐसे ही रहता है रोज? इतनी लाइट रोज रहती है, आज कोई नया तो नहीं लगा है? ज्यादा चमक अभी लिखने तो पहले, अभी कुछ लिखा नहीं। उसके बाद देखते हैं, फिर होगा, बंद कर देंगे तो अपने हाथ में लाइट बंद कर दो। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस, ईएफएल। अभी विजिबिलिटी में भी कुछ दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फील्ड लाइंस। अब हम लोग का अगला जो इस टॉपिक का डिस्कशन होगा, जो आगे बढ़ेगा। अभी तक जैसे हमने सारे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लिए, है ना? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, सब टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन फ्लक्स, देन गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ में दो चार फार्मूले और मिल जाएंगे फील्ड और पोटेंशियल के। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सच में कहा जाए तो फील्ड और पोटेंशियल के कुछ फार्मूले पढ़ना ही एक तरह से इस पूरे चैप्टर में है कि ये चार्ज है, इसका फील्ड बताओ, ये चार्ज है, इसका पोटेंशियल बताओ। ये तो इस चैप्टर का डिस्कशन है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट, इट इज इमेजिनरी लाइंस, इट इज इमेजिनरी लाइंस tangent at which tangent at which gives the direction of electric field intensity, electric field at that point gives the direction of electric field at that point. तो क्या कहा हमने? इट इज इमेजिनरी लाइंस। जैसे ऐसा इमेजिन करो कि ये चार्ज है, राइट? अब इस चार्ज के बगल में एक यहाँ चार्ज रखा, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। चार्ज यहाँ रखा होता तो इधर लग जाता, यहाँ रखा होता तो इधर लग जाता। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चार्ज से कोई लाइन आ रही हो, जिसपे दूसरा चार्ज पार्टिकल रखते ही उसमें सरकते हुए निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस। ऐसा लग रहा है कि चार्ज से कुछ लाइंस मौजूद हो। ये आप ग्रेविटी में भी इमेजिन कर सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटी में यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पार्टिकल हमने छोड़ा तो ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में सरकता हुआ नीचे आ गया, यहाँ पे हमने छोड़ा तो इस डायरेक्शन में चला गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल लाइंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है। जिस जहां पे पार्टिकल रखा उसी लाइन में सरकता हुआ पार्टिकल निकल गया, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस है नहीं, लेकिन हमें इमेजिनेशन किया जा सकता है, ड्रॉ की जा सकती है। फील्ड को प्रेजेंट करने के लिए, फील्ड को समझने के लिए ड्रॉ किया जा सकता है कि एक चार्ज से जो कुछ इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, तभी तो दूसरे पार्टिकल के पास जाकर उसे फोर्स एक्सर्ट करता होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ना, अपना इफेक्ट कुछ तो पहुंचाता है। अच्छा, सपोज सपोज यदि हम पॉइंट ए पर टेंजेंट बना दें तो ये पॉइंट ए पर क्या बता देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट बनाएंगे तो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, इन केस ऑफ सिंगल चार्ज इट में स्टार्ट और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, इट में स्टार्ट और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। देखो देखो, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? चार्ज से दूर। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस दूर की ओर चलती हैं ऐसे। अब ये क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो ये लाइन बेनिस कहाँ होगी, गायब कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर भी टर्मिनेट एक तरह से होगी। इसी तरह से यदि सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो आपको ऐसा लगेगा ये लाइन ओरिजिनेट कहाँ हुई होंगी? ये लाइन ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होकर आ रही है। तो इन केस ऑफ सिंगल चार्ज द लाइंस कैन स्टार्ट और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन यदि आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक ही क्वेश्चन में दिख जाता है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कुछ लाइंस नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी। यानी जो लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ये इस तरह से आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइंस आती हुई नजर आएंगी ऐसे। अच्छा, अब एक बात ये हमें यहाँ पे जान लेना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, जब ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज था तो ये लाइन ऐसे चली थी, लेकिन अभी हमें कर्व रूप में नजर आ रही है, कर्वेचर के रूप में नजर आ रही है, राइट? ये लाइन भले ही इस चार्ज से निकलती हुई हो, लेकिन कभी भी जब इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ हुई है तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। यानी किसी पॉइंट पर आपको जानकारी नहीं है, किसी पॉइंट पर आपको जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना चाहिए। जैसे सपोज इसी के बारे में हमें पता है नहीं था, मान लीजिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइन इधर मोड़ना चाहिए, किधर मोड़ना चाहिए, क्या होगा, सपोज नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, इस पॉइंट पर आपको जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे बेंड होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना, मतलब उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना, वहां जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना। तो देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। यदि अकेला होता तो ये लाइंस ऐसे जा रही होती, और ये अकेला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती। लेकिन अब क्योंकि दोनों हैं तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हिसाब से चलेगा, ना इलेक्ट्रिक लाइंस इसके हिसाब से चलेगा। आप समझ रहे हैं कि नेट फील्ड दोनों के बीच में कहीं होगा, तो नेट फील्ड जो होगा वो दोनों के बीच में आ जाएगा। अब क्योंकि हर पॉइंट पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, और आप जानते हैं कि जो दो वेक्टर होते हैं उनके बीच उनका रिजल्टेंट होता है, जो इनमें से बड़ा होगा, जैसे ए बड़ा है तो रिजल्टेंट ए साइड में होगा, और बी बड़ा होगा तो रिजल्टेंट बी साइड में होगा। तो आप जब शुरू में रहेंगे, जैसे यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो डोमिनेंस इसका रहेगा, तो लगभग लगभग इस तरफ से नजर आएगा, उसके हिसाब से कम दिखेगा, हल्का सा बेंड दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे उधर जाओगे इसका प्रभाव घटेगा, और इलेक्ट्रिक जो नेट वेक्टर होगा यानी इस पॉइंट पर वो नेट जो होगा वो इसके हिसाब से लगभग लगभग डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि किसी भी चार्ज बॉडी का, किसी का भी, यदि आपके पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि आप जानते हैं चाहे जेईई मेन हो चाहे एडवांस, बहुत आसान सा ये डिस्कशन है, फिर भी ये पेपर में अपनी जगह बना लेता है ये टॉपिक। कई बार ऐसे क्वेश्चंस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर आ जाते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर हमें जानकारी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली हम नेट फील्ड तो निकाल चुके हैं ना डिफरेंट चार्ज बॉडीज के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज हमें है, उस बेसिस पर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे सामने पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, जानकारी ही नहीं है, तो बताओ इस हिसाब इसके हिसाब से क्या होगा, ये होगा
यदि ये चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, ऐसे होती। थोड़ा वो दूर है तो इसकी वैल्यू हमने कम बनाई है, तो बताइए नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हल्का सा इसी में बेंड करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब इस बार आपको इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से नजर आएंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। बोलो भाई क्या कहते हो आप लोग, ये समझ आ रहा है क्या? इस बार इलेक्ट्रिक लाइंस आपको इस तरह से नजर आएंगी। ये अच्छा, बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होगा, बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बनेंगी। ठीक है, जैसे 3 पॉइंट चार्ज का आईटी के पेपर में आया था, तो जैसे 2 का आप बना लेंगे वैसे 3 का नहीं बना सकते क्या? 3 पॉइंट चार्ज आए थे, कॉर्नर पे रखे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो जैसे 2 हैं, यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, इधर फ्लावर के रूप में जा रही हैं, ऐसा लगा एक फूल इधर भी खिला है, एक चार्ज यहाँ पर होता तो एक फूल इधर भी खिला देते, क्या दिक्कत है? जब तीनों सिमिलर नेचर के होंगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी सेंटर पर इस तरह का स्पेस नजर आता है। सीट में क्वेश्चन है, करिएगा आप लोग देखिएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट कीजिए फटाफट। कभी भी एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि क्लास का शेड्यूल यदि चेंज हुआ है, क्लास का शेड्यूल चेंज हुआ है, तो ये मान के चलो कि टीचर्स का डाउट टाइम भी चेंज हुआ है। अपने आप ये बाय डिफॉल्ट है भाई, हमारा शेड्यूल चेंज हुआ क्लासेज का, आपके क्लासेज में कोई नया टाइम टेबल दिखाया गया है, बताया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी टीचर्स का डाउट टाइम चल रहा था वो अब नहीं है, आपको फिर से देखकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, EFL कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। EFL कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पहले इसको लिख लीजिए, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कट नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस, आप जान चुके हैं कि यदि इलेक्ट्रिक लाइंस बनी हुई हैं और ये कट हो गया तो एक टेंजेंट इसके हिसाब से बनेगा, एक टेंजेंट इसके हिसाब से बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। कई बच्चों को लगता है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस आपने यहां से ओरिजिनेशन दिखाया है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, नेट फील्ड को प्रेजेंट करने का पैटर्न, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। ये थोड़ी कि इस ये लाइंस इस चार्ज की थोड़ी है, चार्ज से निकल रही है, ठीक है, चार्ज से निकलता हुआ, लेकिन जो यहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लाइंस तो ठीक है यहाँ से निकल रही है, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका होगा, उस चार्ज का थोड़ी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से है, वो हमने आपको बना के दिखा दिया, तभी वो लाइन मुड़ रही है, तभी बेंड हो रही है, राइट। तो कभी भी जो लाइंस बनी होती हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, भले ही वो पर्टिकुलर चार्ज से निकलती हुई वो रिप्रेजेंट हो रही हो, सो हो रही हो। तो ये एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। आपकी थोड़ा मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, आप देख रहे होंगे मैंने बहुत डिटेल लिखने की कोशिश की, थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया मुझे लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्ज से निकली हुई हो, कौन सी इलेक्ट्रिक लाइंस जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज रखे हुए चार्ज से निकली हुई, क्योंकि क्लोज लूप नहीं बना सकती, क्योंकि हमें पता है कि किसी चार्ज से लाइंस ओरिजिनेट हुई है तो आके वहां पे टर्मिनेट नहीं हो सकती, और टर्मिनेट हुई है तो ओरिजिनेट नहीं हो सकती। ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या? डेफिनेटली गलत है। पॉजिटिव से निकल तो गई है तो आ नहीं सकती। कई बच्चों को लगता है कि सर ये तो आपका क्लोज लूप बन रहा है, नहीं, क्लोज लूप तब बना है जब आप अपने रूम से चले हैं, रूम पे पहुंच जाए, लाइंस जहां से चले वहीं पहुंच जाए, तब हम क्लोज लूप बनेंगे। ठीक है, तो क्लोज लूप क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि लाइंस कांट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट सेम चार्ज। नंबर ऑफ EFL crossing per unit area, crossing per unit area is proportional to electric field at that point, at that point, proportional to electric field at that point। इसका मतलब ये हो गया कि नेयर लाइंस, इसका मीनिंग हो गया नेयर लाइंस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन करेगी, जबकि जो डिस्टेंट लाइन होगा वो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि यूनिट एरिया ले लो, और यूनिट एरिया से ज्यादा लाइंस जा रही होंगी, जब कंजेस्टेड होंगी तो ज्यादा लाइन जाएंगी, और दूर दूर होंगी लाइंस तो उतनी ही एरिया से कम लाइंस आपको जाता हुआ नजर आएगा। एरिया, यूनिट एरिया तो फिक्स वैल्यू है ना, यूनिट एरिया तो एक फिक्स वैल्यू होगी ना, तो यूनिट एरिया से ज्यादा लाइंस जा रही हैं उस पॉइंट पर तो ज्यादा वैल्यू होगी। इसका मतलब यदि हमें लाइंस कंजेस्टेड नजर आती हैं, पास पास नजर आती हैं, तो वो स्ट्रॉन्गर फील्ड का प्रेजेंटेशन करेगा। पास पास में होंगी तो यूनिट एरिया से ज्यादा लाइंस जाएंगी। यानी कल को यदि हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हो और यहाँ पॉइंट ए बना हो, यहाँ पॉइंट बी छपा हो, और आपसे कहा जाए कि ए और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो न्यूमेरिकली, तो ए के आसपास लाइंस का गैप आपको कम नजर आ रहा होगा एज कंपेयर टू बी। तो जहां लाइंस का गैप कम है वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं, EA इज ग्रेटर देन EB। ये सही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है गवर्न बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब तक दोनों कांस्टेंट नहीं होगा तब तक वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, जब तक दोनों कांस्टेंट ना हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तब तक हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? पॉइंट ए, मैं आपसे पूछता हूं कि पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, कि डायरेक्शन चेंज हो गया, या दोनों चेंज हो गया, बता सकते हो क्या आप लोग? पॉइंट ए बी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो पॉइंट ए और बी पर, पॉइंट ए बी पर हमने टेंजेंट यानी डायरेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की, तो हमें डायरेक्शन सेम नजर आया, डायरेक्शन हमें सेम नजर आया, लेकिन लाइंस की गैपिंग के हिसाब से मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ऑलराइट, ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ EFL फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, इसको कैपिटल N लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ EFL फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब
अभी तो मैं इसे थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस कर रहा हूं, तो इसे मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं। अभी थोड़ी देर के बाद आप गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो वो Q/ε0 होगा, वो पढ़ेंगे आप। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, और प्रोपोर्शनल टू चार्ज आपको साफ साफ दिखेगा, फिर आपको क्लियर नजर आएगा कि प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेकिन अभी हम तो आपसे मोटा मोटा एज अ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब है तो उसे कम चमक निकलेगी, 200 वाट का बल्ब होगा तो और ज्यादा चमक निकलेगी, यानी जितना चार्ज की वैल्यू ज्यादा उतनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा, ऐसा सोचा जा सकता है। और ज्यादा लाइंस तो ज्यादा फील्ड, ज्यादा लाइन ज्यादा फील्ड रिप्रेजेंटेशन, ये सब एक जैसे हैं। जैसा कि मैं हर पॉइंट लगभग लगभग इलस्ट्रेटिव वे में चल रहा हूं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है। अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस के पेपर का है। चार्ज की वैल्यू, अब की बार आप लोग जो चार्ज की वैल्यू है इसमें कंपेयर करने के लिए पूछा गया था, लाइंस को गिन के बनाएंगे आप लोग, क्योंकि लाइंस के हिसाब से चार्ज की वैल्यू एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कौन कम है कौन ज्यादा है। लाइंस को काउंटिंग करना सही से, 1 2 गिन के बनाएंगे आप लोग, 3 4 5 6 7 8 9, यहां से मैंने 10 लाइंस का ओरिजिनेशन दिखाया है। कितनी? 10। ऐसे वहां पे बना हुआ था डायग्राम, इसमें से 3 का टर्मिनेशन 4 5 6 7, उल्टा बना दिया 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। कितने हो गए? 3 3 3 9। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, या कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस है। इसका मतलब mod of q1 is mod of q2 is n1/n2, और यहाँ 10 लाइन है, यहाँ 9 लाइन है। यहाँ से 10 का ओरिजिनेशन है, लेकिन वहां टर्मिनेशन सिर्फ कितने का है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस है वही वहां के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगी। क्या बताएगी? यानी यदि इस चार्ज के पास, सीधी सीधी बात है, यदि यहाँ 2q रखोगे तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू -q। मैग्नीट्यूड की नजर से देखें भाई, यहाँ पर भी जितने डिस्टेंस पर आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उतने डिस्टेंस पर यहाँ देखोगे तो यहाँ तो कम होगी ना, तो कम होगी तो कम लाइंस का प्रेजेंटेशन शो किया जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लाइंस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो उस चार्ज पर भले ही हम टर्मिनेशन या ओरिजिनेशन दिखा रहे हो, लेकिन वो लाइंस हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किए हैं। लाइंस क्यों ड्रॉ की जाती हैं? टू रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ द चार्ज। उस फील्ड को लाइंस के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, समझने के लिए कि कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ डायरेक्शन मुड़ रही है, कहाँ डायरेक्शन एक जैसी है, उसको समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। ये ठीक है। आईटी में जब ये क्वेश्चन आया था तो मोर देन वन करेक्ट का ये क्वेश्चन था। उसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा, ऐसे डायग्राम बना हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिस इज वन क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि उसमें ये भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगी। एक ऐसे ऑप्शन दिए थे कि बिटवीन देम, राइट ऑफ q2, लेफ्ट ऑफ q1, इस तरह का ऑप्शन था। क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? बिटवीन, सोच के बताओ। राइट ऑफ q2, एक मिनट, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, कोई लेफ्ट राइट गड़बड़ हो गया। हाँ अब बताओ, राइट ऑफ, दोनों के बीच में क्यों नहीं? आप जानते हैं जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है क्या? जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो डेफिनेटली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड समअप हो जाएगा। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एड अप हो जाएगा। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहां पे हो सकता है? बड़े के बगल की छोटे के बगल? छोटे के बगल तो इसमें छोटा आपको दिख गया कि छोटा ये है, तो उसी के बगल में कहीं दिखेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये ठीक है, समझ में सभी को आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताएं, आपके चैट बॉक्स में कोई रिस्पांस दिख नहीं रहा है, आप लोग भी बताइए। अगला पॉइंट ये इलस्ट्रेटिव वे में जैसा मैं चल रहा हूं आप बनाते चलें। ठीक है शशांक, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, equidistant and parallel lines represents uniform electric field. Equidistant and parallel lines represents यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम शकल देख के बता देंगे कि हाँ ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है कि नहीं है। कैसे बता देंगे बताओ? कैसे बताएंगे? जब हमें इक्विडिस्टेंट नजर आए और पैरेलल नजर आए, क्योंकि यदि लाइंस हमें इक्विडिस्टेंट नजर आती हैं तो लाइंस का गैप सेम होना मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना, लाइंस का गैप सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम, और सभी की डायरेक्शन भी एक जैसी है, तो हमारे लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। यानी यदि हम कल को यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना दें, सपोज ए बी सी, तो यहाँ पे ए पर और बी पर और सी पर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। नो फील्ड implies no lines. For example, inside conductor. For example, inside conductor, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये हम जीरो होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन में देखेंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वे में अभी हम बता रहे हैं आपको, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वे में। हो सकता है आपको नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ेंगे। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और सही बात तो ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लाइंस किस बात का? नो फील्ड नो लाइंस। जहां फील्ड नहीं वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। और कंडक्टर के बारे में एक पॉइंट और फेमस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस, ये लाइन कई बार इस लाइन पर, इस कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। पैरेलल नहीं होंगी किसमें? कंडक्टर में। इंसुलेटर होगा तो चाहे जैसे भी होंगे, लेकिन कंडक्टर में हमेशा कैसे हो सकती हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। पैरेलल क्यों नहीं होंगी? जैसे ये मेटल है कंडक्टर, यदि आप इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के पैरेलल इमेजिन करते हैं तो इन चार्जेस पर सरफेस के पैरेलल फोर्स लगेगा, और जब चार्जेस पर सरफेस के पैरेलल फोर्स लगेगा तो ये चार्जेस सरफेस के पैरेलल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जबकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम बात आपसे कर रहे हैं तब जब कंडक्टर पे चार्ज रेस्ट में आ चुका हो। रेस्ट में आ चुका हो यानी उसको कोई चला नहीं रहा है तो सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी यदि रहा होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा होगा, इधर उधर होता रहा, लेकिन जब वो रेस्ट में आ गया फाइनली, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए मैंने फिर एलैबोरेट किया, फिर मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ये सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल नहीं हो सकती। किसमें? कंडक्टर के केस में। किसमें? कंडक्टर के केस में। इस लाइन पर, इस टॉपिक पर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे यदि हम सीधा सीधा फिर वापस, क्योंकि आईटीज में खूब सारे क्वेश्चन इस तरह से आए हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिक लाइंस के, और वो अपने पेपर में भी आ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं। ड्रॉ ईएफएल when a neutral metal sphere
मेटल स्फीयर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हालांकि एग्जामिनेशन में तो ऑब्जेक्टिव में चॉइसेस बने रहते हैं कि एक न्यूट्रल स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम लोग यहाँ क्योंकि समझना है हम बना के आपको दिखाते हैं, हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन, यहाँ पर ये स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर रखा है। डॉटेड डॉटेड बनाने का मतलब ये है कि रखा पहले रखा होगा, डॉटेड डॉटेड का मतलब ये है कि फाइनल सिचुएशन नहीं है, ये फाइनल सिचुएशन नहीं है, रखने पर इलेक्ट्रिक लाइंस मॉडिफाई होंगी। मैं रखने जा रहा हूँ, ये सेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि रखने के तुरंत बाद ये मॉडिफिकेशन होगा। जैसे ही आप ये स्फीयर को रखोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस का मॉडिफिकेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल के अंदर यदि आती हैं, जबकि आप जानते हैं जीरो होता है ना, अब जीरो कैसे होता है इसको सुनिए, कि जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल में एंटर करती हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, फील्ड की डायरेक्शन में कि अपोजिट? अपोजिट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर आने लग जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आने लग जाएंगे, और इस साइड में क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, यानी इंडक्शन हो गया। क्या हो गया? इंडक्शन का मतलब होता है कि अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, उसने इंडक्शन कराया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस का होगा, इन चार्जेस का, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और एक्सटर्नल फील्ड आपका किस डायरेक्शन में है? एक्सटर्नल फील्ड आपका ऐसे है, और इंडक्शन ऐसे हुआ, तो दोनों फील्ड क्या होंगे? अपोजिट, दोनों फील्ड। और ये इंडक्शन तब तक होता रहेगा जब तक ये न्यूमेरिकली सेम ना हो जाए। जब तक ये न्यूमेरिकली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तब तक चलेगी जब तक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तब तक वो शिफ्टिंग चलती रहेगी, तब तक इंडक्शन होता रहेगा। फाइनली जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, जैसा कि आपको बता रहा हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड मेटल स्फीयर। तो अब ये फाइनल सिचुएशन बना, ये आपका फाइनल सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनल सिचुएशन में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का मॉडिफिकेशन देखिए कैसे होगा। ये लाइन तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन ये लाइन यहाँ आने के बाद थोड़ा बेंड करेगी। ये जो लाइन ऊपर से आ रही थी ये हल्का सा बेंड होगी, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि ये सरफेस के क्या जा रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर। आपको ऐसा फील होगा कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस होना चाहिए, चाहे वो ओरिजिनेशन हो चाहे वो टर्मिनेशन हो, हल्का सा लाइंस क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। यदि मैं अच्छा एक मिनट ऐसे बताऊं कि क्या मैं ऐसे बना दूं डायग्राम कि कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ऐसे बनाता तो क्या ये सही था? क्या ये सही है? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि जो लाइन सेंटर की ओर जा रही है वो तो सरफेस के नॉर्मल है, अच्छी बात है। सेंटर को सरफेस से ज्वाइन करोगे तो वो तो नॉर्मल गिर रही है, बढ़िया है। लेकिन क्या ये लाइन भी सरफेस से नॉर्मल है जो सेंटर से नहीं जा रही है? यदि हम यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करते हैं तो क्या ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा? 90 तभी दिख सकता है जब वो लाइन सेंटर से आई हो। ठीक है, डायग्राम बनाए, बैटरी डाउन हो रही है, मैं बैटरी चेंज करता हूं। हाँ जी, तो ये आप कर्व वाला समझ पाए ना, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगी? जब वो सेंटर की ओर जाती हुई अपीयर हो। स्फीयर में परपेंडिकुलर जो सेंटर की ओर लाइंस जाएंगी तभी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, तभी तो सरफेस से 90 डिग्री बनेगा। तो ये लाइन आके थोड़ा सा कर्व के रूप में आपको नजर आ सकती है। ऑलराइट, ये डिस्कशन क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने देखा कि ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेटिव वे में चला हूं, यानी हर पॉइंट ऑलरेडी इलस्ट्रेट करते हुए चले हैं। तो सीधा सीधा फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ते के बाद हम लाइंस की संख्या पता करना चाह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं फ्लो। फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। फ्लक्स लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। आप किसी को ये बताना चाहते हो कि हमें एक वर्ड लैटिन भाषा भी आती है, तो 3-4 बार ये फ्लक्स फ्लक्स आप प्रयोग करें कि यार ये खिड़की खोलो, हवा फ्लक्स नहीं हो रही, बढ़िया। ये फैन आज हवा फ्लक्स क्यों नहीं कर रहा है? इस पाइप से पानी फ्लक्स नहीं हो रहा है। अब 3-4 बार बोलोगे तो आपसे पूछ ही लेगा ये फ्लक्स फ्लक्स क्या लगा रखा है, तो फिर बताओ कि भाई अच्छा आपको जानकारी नहीं होगी। एक्चुअली हमें एक लैटिन शब्द भी पता है, और लैटिन में फ्लक्स को जो बोलते हैं वो फ्लो कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। तो एक बात ये दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए कि हम किसी सरफेस से फ्लक्स बता रहे हैं, यानी लाइंस का प्रवाह बता रहे हैं कि कितनी लाइंस बह रही है, और हमें लाइंस बहती हुई नजर आती है। देखो जैसे पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है लाइंस बह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे लाइंस बहती हुई नजर आ रही है। तभी तो हमसे कहा जाता है कि इतनी एरिया से कितना फ्लक्स होगा, यानी इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रवाह बताओ। सो व्हाट एक्जेक्टली द फ्लक्स इज, राइट डाउन हियर, इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ ईएफएल क्रॉसिंग टू अ सरफेस, क्रॉसिंग टू अ सरफेस, दैट्स ऑल। किसी सरफेस को क्रॉस करने वाली, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्रॉसिंग टू अ सरफेस। सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। बहुत जनरलाइज वे में हम चलें तो हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग मानते हुए चल रहा हूं मैं। तो पूरे सरफेस के थोड़े थोड़े एरिया से फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया कट कर लिया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल लिया जाता है, दिस इज वेक्टर डीएस, और ये एंगल हो गया थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक होगा सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना आएगा ये, इस ई का इधर कितना आएगा, और दूसरा सरफेस के पैरेलल आएगा ई साइन थीटा। ठीक, ये मेरे हाथ को आप सरफेस मान लीजिए, ये मेरी पेन को आप इलेक्ट्रिक लाइंस। बताओ ये क्या है? ये क्या है, आप पहचानते हो? ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, हाँ, और ये सरफेस, ये सरफेस। यदि इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के पैरेलल होंगी तो आपको क्रॉस करती हुई नजर नहीं आएंगी, तो दिखाई नहीं देंगी। जैसे ये दरवाजा है ना, दरवाजा आप खोल दीजिए और सरफेस के पैरेलल, दरवाजे का जो सरफेस है उसके पैरेलल दिन भर चलिए, रूम से बाहर नहीं जा सकते, दिन भर चलिए पैरेलल, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम कंपोनेंट व्हिच आर वेलोसिटी कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, जब तक आप तिरछा जाएंगे चले जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए तभी क्रॉसिंग होगा। तो जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा वो क्रॉसिंग कंपोनेंट नहीं है। फिर जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा दैट वुड बी द क्रॉसिंग कंपोनेंट, वो आपको सरफेस से क्रॉस करती हुई नजर आएगी। अब आप मुझे बताइए इसमें क्रॉसिंग कंपोनेंट कौन सा है? साइन की कॉस, कौन सा क्रॉस कर रहा है बताइए? बहुत बढ़िया, तो ई कॉस थीटा इज द क्रॉसिंग कंपोनेंट। ठीक,
अभी थोड़ी देर हमने पहले बोला है कि यूनिट एरिया से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। क्या बोला है अभी तो आज ही पढ़ा है। नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो बताओ यूनिट एरिया से कितनी लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पर, ई साइन थीटा की ई कॉस थीटा, तो डीएस एरिया से कितनी क्रॉस करेंगी, यूनिट एरिया से इतना तो डीएस एरिया से इतनी इतनी लाइन जाएंगी। लेकिन मुझे तो टोटल बताना था यहाँ से तो क्या करें बोलो जल्दी से, इंटीग्रेट करें, दिस इज द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डीएस वेक्टर है, तो फ्लक्स का फार्मूला और क्या लिख सकते हैं आप, ई डॉट डीएस, ए बी कॉस थीटा लाइक यू कैन राइट हियर, ए डॉट बी लाइक ई डॉट डीएस। तो फ्लक्स में देखो बेटा मैं दो चीजें तो सोच भी रहा था कि हमें इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही है इसकी संख्या बतानी है, तो सही बात तो यह है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंसी होगा, एरिया कम होगा तो कम लाइंस, ज्यादा एरिया से और ज्यादा लाइंस, और ज्यादा एरिया से और ज्यादा लाइंस, तो एरिया डिपेंडेंसी भी आना चाहिए था दूसरा, एरिया डिपेंडेंसी भी आना चाहिए था दूसरा। और थोड़ा सा थीटा क्यों आ रहा है वो आप समझ रहे हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर का चक्कर है। लिख लीजिए वेक्टर डीएस जो होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, वेक्टर डीएस इज टेकन परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो तो नहीं रहे आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सो तो नहीं रहा है, रिस्पॉन्स करें जब समझ में आ जाए। ये मेरी पेन है, ये मेरा हाथ सरफेस है, ये क्रॉस करेगी क्या इधर, कौन क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलर करेगा, परपेंडिकुलर जो हमें तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस बताना है, तो जो क्रॉस करेगा उसको बताऊंगा ना मैं फिर, सीधा सरल सा काम है, सिंपल सा काम है, ये फ्लक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया नहीं बना लिया, ई डॉट डीएस। नाउ कंप्लीट करके आप इधर है, हाँ जी आगे बढ़े। एक वेक्टर इज यूनिफॉर्म, क्या मॉडिफाई करेंगे, लिख लीजिए कंप्लीट कीजिए, ई यूनिफॉर्म में क्या करेंगे आप बताइए, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन के, तो लिख लीजिए फिर क्या आया, ई डॉट डीएस का समेशन एस हो जाएगा, एंड यू कैन राइट हियर ई एस cos थीटा, तो phi इज इक्वल टू ई डॉट एस, और यू कैन राइट ई एस cos थीटा, ये ठीक है। नाउ इफ वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो थीटा कितना होगा, हुँ? हाँ क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90, अरे आप सही से सोचो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, आपने सोचा परपेंडिकुलर है तो 90 बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं थीटा बोल पूछ रहा हूँ, यहाँ देखिए ये एक हमने सरफेस बना दिया, ठीक है, ये एक सरफेस है, और एरिया वेक्टर की तरह होगा, एरिया वेक्टर की तरह होगा नॉर्मल टू सरफेस, और इस लाइन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के नॉर्मल है, तो ई और एस में एंगल बताओ, जीरो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ऑफ कोर्स मैक्सिमम होना भी चाहिए क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक लाइंस, ऑल लाइंस आर क्रॉसिंग नॉर्मल, पैरेलल कंपोनेंट ही नहीं है, बट इफ वेक्टर इज पैरेलल टू सरफेस, यदि वेक्टर ही आपको सरफेस के पैरेलल नजर आता है तो थीटा की वैल्यू 90, और ऐसे सिचुएशन में फाई जीरो होगा। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये आपका सरफेस, अगेन एक सर्कुलर सरफेस हमने ऐसे 3D में लिया है, ऐसे 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 सर्कुलर सरफेस लूंगा तो एरिया वेक्टर किधर बनाऊंगा, सरफेस के नॉर्मल, और इसमें आपको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो सरफेस के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के पैरेलल है, तो क्या आपको थीटा 90 दिख रहा है, थीटा की जो वैल्यू 90 है वो नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही होगी, ये ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन करने बैठोगे तो यूनिट चाहिए हमें, फ्लक्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा फार्मूला, छोटा सा डिस्कशन, किसी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस को पता करना, यूनिट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एरिया की यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और इनटू कर देते हैं एरिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट के बारे में विचार किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इनटू मीटर भी सोचा जा सकता है एक और यूनिट, कि नहीं, ये ठीक है, समझ गए। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, यू रेडी फॉर क्वेश्चन, तैयार हैं आप लोग, कंप्लीट कर चुके, फिनिश कर चुके। अ सर्कुलर सरफेस, a circular surface of area 10 centimeter square, a circular surface of area 10 centimeter square is kept in uniform electric field, uniform electric field 3 into 10 power 6 Newton per coulomb, which makes angle 30 degree with the surface, और आपको बताना है find electric flux passing through surface, electric flux passing through surface। मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 1500 वोल्ट इंटू मीटर, 1500 रूट 3 वोल्ट इंटू मीटर, 1.5 into 10 power 6 volt into meter, none of these। कौन सा सही है, 1500 पहला ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ऑनलाइन में भी आंसर लोग बता रहे हैं, अभिजीत आपका आंसर सही है, विनीत सही है, प्रणव फिर से देखिए,
ऋतुंजय फिर से देखिए, हाँ भाई ऑप्शन ए कितने लोग आए जरा बताओ तो, ऑप्शन ए 4 लोग आ गए यहाँ पे, 5 6 संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऑप्शन बी किसका आया? सी डी, ये क्या चक्कर है, ऑप्शन डी भी आ रहा है। 1 पॉइंट, ये 1500 लिखा है मैंने, ये 1500 लिखा है, ये आएगा। अब देखो जल्दी कैसे हुआ, मैंने आपको सजेस्ट किया कि फिजिक्स मतलब पहला काम। अच्छा आप समझते हैं, यानी आपने इतना, बहुत अच्छा। तो ये देखिए मैंने डायग्राम बना लिया, तो एरिया वेक्टर हमने बना लिया सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक लाइन से सरफेस से कितने एंगल पर है? 30, तो एरिया वेक्टर से कितना होगा? एरिया वेक्टर से 60। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ES cos थीटा एंड दैट इज 3 × 10⁻⁶। एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बना लेते हैं, 10 × 10⁻⁴। 60 लेना है कि 30 लेना है? तो दिस इज 1500 वोल्ट इनटू मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस आप मेरा समझ गए होंगे। मैं कितना चिल्ला के देखो, थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, थीटा ये लेना है, थीटा वो लेना है, थीटा ये लेना है, थीटा ऐसा करेंगे, थीटा वैसा करेंगे, नॉर्मल से लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन करने के बाद क्या ज्यादा ऐसे और आप नहीं होगे कि हाँ सर बिल्कुल यही वाला थीटा लेना है, ऐसा नहीं लग रहा है। बोलो, इस क्वेश्चन को सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं, लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली हम फार्मूला लगाए फाई बहुत जल्दी में रहते हैं हम लोग, ES cos थीटा, और थीटा के नाम पर कुछ दिख गया, थीटा ही तो चाहिए था, एंगल चाहिए था, एंगल के नाम पे कुछ भी दिखा हम जल्दी से रख देते हैं, जल्दबाजी रहती है। नहीं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो तो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो आप कॉन्सेप्चुअली आराम से करें, कॉन्सेप्चुअली आराम से करें, ठीक है, रिलैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका पर्पस मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर is kept in yz plane, where vector is equal to I cap 2 j cap 3 k cap into 10⁻⁶ volt per meter is present। क्वेश्चन है 5 फ्रॉम सरफेस क्वेश्चन मार्क, आप समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सरफेस। शशांक अब आपको समझ में आ गया, ऑप्शन सी नहीं होगा, ये होगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस। हाँ जी, मुझे लगता है हमने आपको E.S भी सिखाया है, हमने आपको ES cos थीटा भी सिखाया है, हमने आपको E.DS भी सिखाया है, तो प्रैक्टिस तो तीनों की बनती है। E.DS की भी बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, E.DS कब, जब पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो ही ना, उसका भी प्रैक्टिस बनता है, और इन दोनों की भी बनती है। इसका हम लोग कर चुके हैं मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वेक्टर के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपके पास वेक्टर में है, तो यदि मैं एरिया भी वेक्टर में ले लूं तो डॉट प्रोडक्ट का आनंद ज्यादा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए क्या करा जाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सरफेस कहां पर है जरा बताना तो, वाई जेड प्लेन में, सरफेस वाई जेड प्लेन में होगा तो एरिया वेक्टर। और एक बात मैं और बता दूं किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो, जब तक सिंगल सरफेस है, बेटा इधर देखना, जब तक सिंगल सरफेस है तब तक एरिया वेक्टर हम नॉर्मल बनाएंगे, चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो। आपने इधर बनाया, फ्लक्स पॉजिटिव आया, यानी इलेक्ट्रिक लाइन इधर ही जा रही है, और आपने इधर बनाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इधर नहीं जा रही, इधर जा रही है। कुल मिलाकर हमें ये बताना है कि सरफेस से क्रॉस कितनी हो रही है, इस दरवाजे से कोई बाहर जाए या कोई अंदर आए, मुझे ये पता करना है कितने लोग गए, कितने लोग पास किए, मुझे ये पता करना है। तो क्रॉसिंग इधर या इधर से नहीं मतलब है, इसलिए सिंगल सरफेस में तो ज्यादा अच्छा तो नहीं है कि हम ऐसा ना करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही बना दिया करें एरिया वेक्टर की, नेगेटिव क्यों आए फिर हमें, क्योंकि अल्टीमेटली लेना तो उधर ही है जिधर पास हो रही है। तो एरिया वेक्टर आप चाहे तो फील्ड की डायरेक्शन में बना दिया करें, ऐसा भी कर सकते हैं। उल्टा बनाओगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कितनी लाइन क्रॉस कर रही है। -1000 आएगा तो मैं 1000 बताऊंगा, माइनस मतलब आपने एरिया वेक्टर गलत लिया है, गलत मतलब दूसरी तरफ ले लिया है, इसलिए माइनस आ गया। तो इसलिए परपेंडिकुलर किधर भी बना दिया करो, तो हमने इधर बना दिया, एस हमने इधर बना दिया एक्स एक्सिस में, तो एरिया वेक्टर होगा कितना, 10 × 10⁻⁴, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन बोलो I कैप मीटर स्क्वायर, दिस इज 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये सही है क्या? तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया, E.S, E की वैल्यू I कैप 2 j कैप 3 k कैप 10⁻⁶, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए I कैप, तो इस बार कितना आंसर आया होगा, 1000 वोल्ट इनटू मीटर कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आंसर शशांक सही है आपका। ये डिस्कशन ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम a square surface of side A made between x0 to x is equal to a and y is equal to 0 to y is equal to a, made between x0 to a, y0 to a, and electric field varies with x coordinate as electric field varies with x coordinate as E is equal to E naught x k cap. Electric field varies with x coordinate as E is equal to E naught x k cap. तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। डायग्राम पहले जरूरी है। सरफेस किसके बीच में है? क्या ये सर्कुलर सरफेस जैसा जैसा कहा था वैसे ही मैंने बनाया है कि नहीं? बोलो, क्या ऐसा ही नहीं कहा गया है कि सर्कुलर सरफेस x is equal to 0 से x is equal to a, y is equal to 0 से y is equal to a, ऐसा ही नहीं है? सही तो बनाया है फिर। अच्छा, डायरेक्ट E इंटू एस करने में क्या परेशानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरे सरफेस पर एक जैसा नहीं है कि आप E इंटू एस कर दें, है क्या? कहाँ है? E इंटू एस नहीं कर सकते क्योंकि E की वैल्यू वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल y कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट यहाँ का y कोऑर्डिनेट देखिए डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज होगी, यानी इन सभी पॉइंट पर एक जैसी होगी। x कोऑर्डिनेट फिक्स है, कौन सा फिक्स है? x कोऑर्डिनेट फिक्स है, कौन सा फिक्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग? मतलब पूरा एक साथ लिख सकते हैं क्या आंसर? तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग कि पतले पतले स्ट्रिप लिए जाए, क्योंकि हम फ्लक्स का फार्मूला केवल उतने ही हिस्से में लिख सकते हैं जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी हो, और मैथमेटिकली देखा जाए तो यदि हम x डिस्टेंस पर चलें और x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज E है,
जिसका डायरेक्शन किधर है, डॉट। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट क्रॉस भी यूज करते हैं। डॉट का मतलब ऐसे वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो, और क्रॉस का मतलब वेक्टर जो इनवर्ड हो। क्रॉस का मतलब जो वेक्टर इनवर्ड हो, ये बनाते हैं ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आगे कितनी देर तक वही रहेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि हम मैथमेटिकली डीएक्स लेंथ बना दें, बहुत ही पतला, आप जानते हैं डीएक्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल, डीएक्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत ही पतला है। तो क्या इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम वही ले सकते हैं जो एक्स डिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था। आप जानते हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां पे आप कैसे पढ़ते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब जाकर ये डीवाई बाई डीएक्स कहलाता है। डेल्टा वाई भी चेंज है, डेल्टा एक्स भी चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन जब उसे डी वाई डी एक्स लिखा गया, डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स, तो डीएक्स क्या हो गया, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, डीएक्स टेंड्स टू जीरो इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब यदि डीएक्स बहुत कम है तो हम एक्स डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड को डीएक्स तक चला सकते हैं। अच्छा, यदि हम एरिया वेक्टर की बात करें तो सरफेस हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर आपका किधर जाएगा, जेड एक्सिस में बाहर ही ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम बाहर ही ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर हो गया और एरिया वेक्टर भी बाहर हो गया। क्या कहते हैं आप, तो इतनी एरिया से हम फ्लक्स लिख सकते हैं, और वो फ्लक्स हम ई डॉट डीएस लिख सकते हैं डी फाई, यानी इतनी एरिया से हम फ्लक्स को डी फाई कहते हैं कि कितनी लाइंस जा रही हैं, दैट इज डी फाई, तो दैट इज सपोज्ड टू बी डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट एक्स के कैप, और एरिया वेक्टर क्योंकि जेड एक्सिस में है तो एरिया वेक्टर जो डीएस होगा वैल्यू होगी वो भी जेड एक्सिस में है, तो के कैप में वो भी है। तो यहां से हमें मिल गया ई नॉट एक्स, और एरिया आपको साफ साफ दिख रहा होगा ए इंटू डीएक्स जो शेडेड पोर्शन है, लेंथ हो गया ए और विड्थ हो गया डीएक्स, तो ए डीएक्स आपको दिख रहा है। तो आप बता सकते हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा, ई नॉट ए एक्स डीएक्स, और पहला स्ट्रिप कितनी दूर मिलेगा, पहली पट्टी कितनी दूर मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पहली स्ट्रिप मिलेगी, तो x इज इक्वल टू 0, और लास्ट स्ट्रिप कितनी दूर मिलेगी, x इज इक्वल टू a पर। डायरेक्टली मुझे आंसर बताइए, e नॉट a तो पहले से है, x स्क्वायर बाई 2 इज a स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज e नॉट a क्यूब बाई 2 इज द आंसर। ये ठीक है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के और कैलकुलेशन में मजा तब आता है जब हमारे सामने गॉस लॉ की भी जानकारी हो जाए। हम बात करना चाह रहे थे गॉसेस थ्योरम, गॉस लॉ। अभिजीत आंसर सही है आपका, गॉसेस थ्योरम, गॉस लॉ। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface, linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times of charge enclosed within the surface, within the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद, अब बारी हो रही है, अब बात हो रही है क्लोज सरफेस की। अब किसके बारे में बात हो रही है, अब हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। अभी तक कोई भी सरफेस, सिंगल सरफेस भी है, इसको आपने देखा स्क्वायर सरफेस है तभी हम फ्लक्स निकाल दिए, लेकिन अब जो चर्चा होने जा रही है वो होने जा रही है क्लोज सरफेस से। ये क्लोज सरफेस से फ्लक्स की कैलकुलेशन कहता है कि आप ई डॉट डीएस, पहली बात तो क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन के सिंबल में थोड़ा चेंज किया जाता है, सर्कल लगा दिया जाता है, सर्कल लगाने का मतलब क्लोज सरफेस की बात हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में कुछ काम हो गया या नयापन आ गया, कुछ नहीं, जस्ट हमारे एक सिंबल है, एक सलाह है कि ध्यान रखना क्लोज सर्फेस है। अच्छा, क्लोज सर्फेस, सर्कल क्लोज सर्फेस है क्या, सर्कल सर्कल क्लोज कर्व है, क्लोज सर्फेस नहीं है ना। जैसे ही हम अपना हाथ ऐसे बनाए तो ये खुला हुआ सर्फेस है, यदि ये बंद होगा तो थ्री डायमेंशनली सर्फेस, थ्री डायमेंशनली तो बंद हो सकता है ना, सर्कल नहीं स्फीयर है ना, क्यूबॉइड लाइक ऐसे। अच्छा, हम यदि गॉस लॉ ना पता होता तो ई डॉट डीएस मेथड से करते, लेकिन ये मेथड क्या कहता है कि जो सर्फेस के अंदर चार्ज इनक्लोज हो, ये इनक्लोज लिखा है हमने, उसका 1 by epsilon 0 टाइम्स ये गॉस लॉ हो जाएगा। ठीक, नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। इसके पहले कि हम इसको और कंटिन्यू करें, हल्का सा हम आपको डेरिवेशन का जिक्र करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इसकी जरूरत पड़ती है। 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपलेस्ट डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्लास 12 की बुक में, उसी को जिक्र हम कर रहे हैं, बहुत आसान सा, जिससे कि कॉन्सेप्चुअली हम लोग और साउंड हो जाएं। हमारा पर्पस ये है कि हम ई डॉट डीएस, अच्छा ई डॉट डीएस मेथड से हम चलेंगे। ई डॉट डीएस तो फ्लक्स कैलकुलेशन का अपना मेथड है, हम लोगों ने बनाया है मेहनत करके, और उसको सॉल्व करते 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 यदि हम सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज बाय एप्सिलॉन 0 प्रूव कर दें तो फ्लक्स गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करने चल रहे हैं। ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्योंकि आगे हमें बार बार लिखना है, कई बार लिखना होता है, तो अब हम जी डॉट एस से लिखा करेंगे। जी डॉट एस क्या चीज है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इसके सेंटर पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है और यहाँ इसकी जो रेडियस है ये हम स्मॉल आर ले लेते हैं। इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स कैलकुलेशन होगा वो हम मेथड से, जो हमारा मेथड है उस मेथड से हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये फार्मूला अपना फार्मूला है, ये हम जानकारी रखते हैं, इसके हेल्प से हम सॉल्व करते करते यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि उसके अंदर रखा हुआ चार्ज बाय एप्सिलॉन 0 है तो ये गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले थोड़े से एरिया से फ्लक्स लिखना होगा, तो मैंने इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। इस सरफेस में से हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, ये छोटा सा हमने कट लगा दिया यहाँ पे। जब सरफेस क्लोज होता है, जब सरफेस क्लोज होता है, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर डीएस इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल। अभी तक तो हम क्या कहते थे, टेकन आउटवर्ड नॉर्मल, और अभी तक मैं क्या बोलता था, जब सिंगल सरफेस है तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, लेकिन जब क्लोज सरफेस है तो वेक्टर डीएस किधर लिया करेंगे हम लोग, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हमने वेक्टर डीएस ले लिया आउटवर्ड नॉर्मल, ये सही है क्या। अच्छा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रही होगी, इस चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रही होगी, वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी,
वो भी। तो केवल डीएस एरिया से फ्लक्स बताना कितना लिखेंगे आप लोग, जो दिख रहा है खाली उतना बताना। ईडीएस कॉस जीरो सही है, ईडीएस कॉस जीरो सही है क्या, ईडीएस कॉस जीरो। अच्छा ऐसे यहां लेते तो यही सिचुएशन होता, यहां लेते तो भी वही सिचुएशन होता, हर जगह एक जैसी सिचुएशन होती। तो और हर पॉइंट पर ये आपको सेम दिख रहा है, तो समेशन सिर्फ किसका करना है, डीएस का। अब बताइए डीएस का समेशन क्या हुआ, पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, Q upon 4 pi epsilon 0 r square is इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन। और एरिया कितनी हो गई 4 pi r स्क्वायर, कहां पहुंच गए हम लोग, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्लास 12 में पढ़ने वाले हम बच्चे गॉस लॉ ने जो बताया है वो प्रूव करने में कैपेबिलिटी रखते हैं कि सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज बाई एप्सिलॉन 0 ही फ्लक्स है। भले ही ये डेरिवेशन एक सिंपल एग्जांपल लेके किया गया है, बट इसकी वैलिडिटी फॉर इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ शेप ऑफ द सरफेस ये है, क्योंकि बाद में लोगों ने इसको समझा कि जैसे ये चार्ज है और इसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पांच, छह लाइन चलती हैं, तो इसको स्फीयर से बंद करोगे तभी कितनी लाइन आएंगी, छह लाइन। और इसको ऐसे बेकार सा सरफेस बना दें, रैंडम सा सरफेस बना दें, तब भी बताओ इस सरफेस से कितनी लाइन आएंगी, 6। तो भले ही प्रूफ किया गया है एक सिंपल एग्जांपल लेके, बट इट इज वैलिड फॉर इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ द सरफेस, सबके लिए वैलिड है इलेक्ट्रिक लाइंस कंसर्न में। ठीक है, कंप्लीट कर लिया। अब सपोज एक हमने गॉसियन सरफेस बना देते हैं किसी भी शेप और साइज का, चाहे वो अमीबा पैरामीशियम ही क्यों ना नजर आए। ये जी डॉट एस है गॉसियन सरफेस, इसमें एक चार्ज हम यहाँ ले लेते हैं Q1, यहाँ ले लेते हैं -Q2, यहाँ एक बना लीजिए Q3। एक दो चार्जेस को बाहर भी बना दो ताकि इनको भी एहसास दिला दिया जाए कि तुम्हें लेंगे नहीं, बने रहो आप वहीं पे। क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेशन में हम कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं, केवल इनसाइड चार्जेस, एनक्लोज चार्जेस। तो बाहर एक दो बना के रखा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम गिवन गॉसियन सरफेस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो गॉस लॉ की जानकारी ना होती तो शायद आप यहाँ से फ्लक्स निकालने के लिए एक छोटा सा एरिया कहीं लेते, एरिया वेक्टर का शायद आपने डायरेक्शन बनाया होता, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे रहा होता, एंगल देखा होता, ई डॉट डीएस क्या होता, कितना भारी काम था। यहाँ तो इजी भी लग रहा है, यहाँ तो आसान लग रहा था, लेकिन ये कितना मुश्किल लग रहा है, हर पॉइंट पर थीटा अलग, हर पॉइंट पर पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वहाँ तो हमने एग्जांपल ऐसा लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह वैल्यू सेम हो गया, एक समझ में आने के हिसाब से सिंपलेस्ट एग्जांपल। यहाँ तो नहीं कर सकते थे, यानी इस क्वेश्चन में यदि हम ई डॉट डीएस मेथड से सॉल्व करते, फ्लक्स की कैलकुलेशन करते, तो ये हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन गॉस लॉ कहता है बच्चों परेशान मत हो, ई डॉट डीएस से परेशान मत हो, करो क्या, जो सरफेस के अंदर आपको चार्ज नजर आए डिवाइड कितने से कर लिया जाए, एप्सिलॉन 0 से, इतना आसानी से किया जा सकता है। वेक्टर ई एट गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू डैश 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 चार्जेस, खाली स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ड्यू टू ऑल चार्ज या ड्यू टू Q1 Q2 Q3, ड्यू टू ऑल। ये क्वेश्चन मैं आईआईटी के पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये जो लाइन है आईआईटी के पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको। इज ड्यू टू ऑल लिख दो क्या, कितने लोग सहमत हैं ड्यू टू ऑल, अच्छा इतने सारे लोग हैं। इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, एक्चुअली आईआईटी ने भी यही सोचा होगा कि पूछना था इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर, लेकिन उसने हमारा ध्यान किधर भटका दिया, कंसीडर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बोलते ही हमारा ध्यान भटक गया, अच्छा अच्छा पढ़ा है, अंदर वाले चार्जेस ही लेना है, दिमाग में बैठ गया। तब तक फ्लक्स नहीं पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ बैठे। बेटा आपसे कहा गया है कि जब आप फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर के चार्जेस लेना है। ऐसा थोड़ी हमने कहा कि आज के बाद जो भी काम होगा ओनली इनसाइड चार्ज विल बी टेकन, चाहे कुछ भी करना हो इनसाइड, ऐसा थोड़ी बोला मैंने, ऐसा बोला क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग फिजिकल क्वांटिटी। याद कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट देयर। तो ऐसा थोड़ी कि आज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और बेटा बड़ी सरल बात है कि बल्ब यहां जलेगा तो इसकी रोशनी यहां नहीं होगी क्या, क्या ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन में इनसाइड चार्ज लेते हैं, लेकिन फील्ड कैलकुलेशन में ड्यू टू ऑल होता है। फ्लक्स में बाहर का क्यों नहीं लेते, मैं इसका भी अभी आपसे डिस्कशन करता हूं अगले पॉइंट में। ये जितना भी आपने पढ़ा है इसको पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, गॉस लॉ में डेफिनेशन को पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं। इन अ क्लोज सरफेस एंटरिंग फ्लक्स, ये हम लेंगे नेगेटिव, एंटरिंग फ्लक्स वो क्या लेंगे नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या लेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स लेंगे पॉजिटिव। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई कन्वेंशन है, बल्कि ये आपका मैथमेटिकल डिस्कशन है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से बाहर, एरिया वेक्टर तो बाहर लेना है क्लोज सरफेस में, पहले फाइनल हो गया है, एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से बाहर आ रही होगी, तो ई डॉट डीएस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लेना है। सपोज यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन हो रही होती तो ई डॉट डीएस में एंगल क्या लिए होते आप, 180 नेगेटिव आया होता। तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, ये आपका मैथमेटिकल डिस्कशन है, ना कि कोई कन्वेंशन है। ये ठीक है। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस will be zero if Q enclosed is not there, यानी Q enclosed नहीं होना चाहिए। Q enclosed नहीं है तो ये आंसर 0 होगा। कैसे, सपोज ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, दिस इज G डॉट S गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब एनी क्लोज सरफेस जिस पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है। आप किसी को भी गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई टाइप होता है, जिस क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, तो उसी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कह लेते हैं, ठीक है ना, अलग से ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज है ये गॉसियन सरफेस है। और सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्विच ऑन है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस सरफेस में जितनी इन होंगी उतना आउट आपको नजर आ रहा है क्या। अच्छा टोटल कैलकुलेशन करना पड़े तो कैसे करेंगे आप, जो इन हो रही होंगी उसको माइनस और जो एग्जिट हो रही होंगी उसको
और क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि लाइंस इन और आउट सेम होंगी यदि बाहर से आ रही हैं? तो ऐसे कंडीशन में टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। आइए अब इसको भी हम आपको बता दें कि फ्लक्स कैलकुलेशन करते समय बाहर के चार्जेस क्यों नहीं लेते, अंदर के चार्जेस लेते हैं, क्योंकि जो चार्ज अंदर रखा हुआ है वहां से लाइंस केवल चलती हैं, केवल निकलती हैं सरफेस से। नेगेटिव होगा तो लाइंस आती हैं, जैसे पॉजिटिव की वजह से 1000 लाइन बाहर आ गई, नेगेटिव की वजह से 500 अंदर हो गई, तो ओवरऑल केवल 500 बाहर आ गई, इसलिए चार्ज को साइन से लिया हुआ है। ठीक। अब रही बात बाहर वाले चार्जेस की, यदि आपसे कोई कहे बाहर वाला चार्ज का हम कंसीडरेशन क्यों नहीं करते फ्लक्स कैलकुलेशन में, तो आप कह सकते हैं जी हाँ मैं करता हूं, जी हाँ मैं कंसीडर करता हूं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता, इसलिए हमने फैसला किया कि नहीं करेंगे। कैसे? ये देखिए, ये चार्ज बाहर है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगे। ये इलेक्ट्रिक लाइंस देखिए आ रही कि नहीं आ रही? मैंने आपसे पूछा था कि ई एट गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू, तो बताइए इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है या नहीं है? बिल्कुल है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर होगी। लेकिन यदि आप फ्लक्स के सेंस में आप देखते हैं, फ्लक्स के मेथड के टर्म्स में कंसर्न में देखते हैं, तो जितनी लाइन इन हो रही है बाहर वाले चार्जेस से, जितनी इन हो रही होगी उतनी ही आउट हो रही होगी, इसलिए हम फिर बाहर के चार्जेस को ध्यान नहीं देते फ्लक्स की कैलकुलेशन में। जब ध्यान दिया तो कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो फैसला हुआ कि नहीं करना है, आज के बाद ध्यान ही नहीं देंगे। ये ठीक है? समझ में आ गया? आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब गॉस लॉ की वैलिडिटी के हिसाब से देखें, ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे गए। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर those electric field of course due to point charge, those electric field which varies as E inversely proportional to R square, varies inversely proportional to R square। हालांकि आप कहोगे कि हाँ सर ये तो होता ही है, इसमें क्या है? हाँ ठीक है, होता है तो गॉस लॉ वैलिड है, इसमें क्या है? लेकिन यदि ऐसा ना होगा तो गॉस लॉ की वैलिडिटी नहीं होगी। इसका क्या सेंस है, समझने की कोशिश करें। देखो, इसलिए मैंने इसका वर्कआउट भी बताया था कि अभी मैं ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, एडवांस के ऑब्जेक्टिव का एक स्टेटमेंट है ये, जिसमें ये लाइन था कि गॉस लॉ की वैलिडिटी किस तरह से है। अब मान लो कल को कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या गॉस लॉ जैसे लिखा गया है वैसे लिखा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं लिखा जाएगा? देखो इधर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस एज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, तो एरिया तो हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर ही लिखा जाएगा। एरिया कैसे लिखा जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा हमें? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन आप थोड़ी देर विचार करें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आर स्क्वायर के अलावा कोई भी टर्म होता, सिर्फ आर होता, आर क्यूब होता, तो क्या इस फार्मूले में आर भी बचता? और जब इस फार्मूले में आर बचता इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो हम ये भी नहीं कह पाते कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। अभी तो हम बोल रहे हैं कि शेप साइज कुछ भी हो, फ्लक्स केवल चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये चार्ज स्फीयर के अंदर हो रखा हो, क्यूब के अंदर रखा हो, क्यूबॉइड के अंदर रखा हो, रैंडम सा कोई भी सरफेस बना के रखा हो, सरफेस के अंदर उसकी क्या पोजीशन है उससे भी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें मतलब क्या है, हमें सिर्फ एक ही डिस्कशन से मतलब है कि सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है। ठीक है? लेकिन यदि ये लॉ नहीं होता, 1/r² नहीं होता, तो चार्ज की पोजीशन पर भी डिपेंड करता, शेप और साइज पर भी डिपेंड करता, सब आती डिपेंडेंसी। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट और डेरिवेशन स्टेप अब आपको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो रहा होगा, और ये स्टेप पता होना जरूरी था ना फिर थोड़ा सा। ये डिस्कशन पक्का हो गया। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना है, फ्लक्स कैलकुलेशन करते समय स्ट्रिक्टली आप ये मन में बैठा लो, कितना आसान है सच में देखा जाए कि चार्ज बाई एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन क्या अब हर बार थोड़ा आप लोग विचार करो एज ए स्टूडेंट कि क्या हर साल एक ही क्वेश्चन आएगा कि एक सरफेस उसमें 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम चार्ज है, फ्लक्स बताओ, ऐसे आएगा? भाई हमारी कुछ सोच एग्जामिनर चाहेगा ना कि हम अपनी सोच कैसे रखें। तो चार्ज को कभी पॉइंट के रूप में रख देगा, वो कभी ऐसे लाइन चार्ज ले जाकर रख देगा। अब लाइन चार्ज में आपको पता है कि 1 मीटर में लैम्डा कूलम है चार्ज, लैम्डा उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो जितना लेंथ उस सरफेस के अंदर आएगा वो फ्लक्स में इन्वॉल्व होगा। जो लेंथ बाहर होगा लाइन चार्ज का, जो लेंथ बाहर होगा उसको इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है? तो वो चार्ज किसी भी रूप में रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। वो डिस्क के रूप में, कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन देखा है, आपने देखा होगा आईटी के पेपर में कि एक क्यूब बना रखा है, क्यूब में आधा डिस्क अंदर बना रखा है, अब आधा बाहर है, तो आधा डिस्क बाहर है और आधा अंदर है, तो आपको डिस्क का पूरा चार्ज थोड़ी लेना है, डिस्क का आधा चार्ज लेना है। रॉड का उतना ही पोर्शन का चार्ज आपको लेना है जो सरफेस के अंदर होगा। तो यदि आप मन में ये स्ट्रिक्टली बैठा लें कि मुझे सिंपल सा काम करना है कि फ्लक्स कैलकुलेशन करनी है, तो स्ट्रिक्टली हम सरफेस के अंदर का चार्ज लेंगे, तो फ्लक्स कैलकुलेशन की जा सकती है आराम से। ये डिस्कशन ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इसको आप रिवाइज करेंगे गॉस लॉ को, और नेक्स्ट टर्न पर इसके क्वेश्चंस किया जाएगा। थोड़े क्वेश्चंस आप और अब आप कर सकते हैं आज के बाद। हम एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13, थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी दे दें जो फार्मूले पर हो किया जा सकता है ना, थोड़े उनके तो आप कर सकते हैं ना। तो 13, 14, 15, 16, मैं तो कह रहा हूं 24 भी करना, मैं तो कह रहा हूं 24 भी करना। सिलेंडर है, सिलेंडर में लाइन जा रही है, सिलेंडर है, सिलेंडर में लाइन जा रही है, और कह रहा है सिलेंडर से फ्लक्स बताओ। तो कौन सा चार्ज लेंगे, जो सिलेंडर के अंदर होगा कि बाहर? अंदर। जो लाइन जा रही है उस पर लिखा है क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो लाइन है उस लाइन पर 1 सेंटीमीटर में क्यू कूलम है, और ये सिलेंडर 1 मीटर लंबा है, तो 100 सेंटीमीटर लंबा हुआ। आप बताओ कितना चार्ज अंदर होगा फिर? 100 क्यू बाई एप्सिलॉन 0। मुझे लगा मैं आंसर ही बोल गया, ये लीजिए, ये गड़बड़ हो गया, हिंट देते देते आंसर ही बोल उठता है, सबसे गड़बड़ ये है। इसके बाद आप और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4 बल्कि थर्ड में, फिफ्थ कर सकते हैं, एक्सरसाइज थर्ड में 4, 5, 4, 5 ये कर सकते हैं। आप देखेंगे लगभग हर एक्सरसाइज के, जैसे एक्सरसाइज 3 में 50% के ऊपर लगभग हो गया क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 में 10 कर लेना, और नेक्स्ट रन पर इसके आगे और डिस्कस करेंगे। लेक्चर एंड करें, आप सभी को हैप्पी दिवाली। लेक्चर एंड किया